ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स या यूजेनिक्स भी कहा जाता है। इसमें होमो सेपियन के बारे में, उनकी जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किया जाता है, जिसमें ह्यूमन में पाए जाने वाले ऐसे कैरेक्टर्स जो कि नॉर्मल से अलग हैं और इनका जेनेटिक्स में बहुत महत्व है, उनके बारे में बताया जाता है। डिफेक्ट्स के बारे में देखा जाता है और किस तरह से प्रोजेनी को आगे हेल्दी और बेटर बनाया जाए, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। इसके लिए कई सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स सोसाइटीज़ भी होती हैं जो उसके बारे में प्रचार प्रसार करती हैं। होमो सेपियन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और हर एक क्रोमोसोम पे किसी न किसी कैरेक्टर के लिए जीन्स होते हैं। ये अलग अलग कैरेक्टर्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इस तरह के होते हैं। जैसे डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर्स। होमो सेपियन में टंग को रोल करना यानी जीभ को मोड़ना एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जो डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है और अधिकतर लोग इसको कर सकते हैं। परंतु रेसेसिव कैरेक्टर होता है जिसमें जीभ को रोल नहीं किया जा सकता, अप्रभावी, जिसमें जीभ सीधी रहती है और जिनमें ये जीन होता है वो जीभ को या टंग को रोल नहीं कर सकते। कर्ली हेयर डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और स्ट्रेट हेयर रेसेसिव कैरेक्टर, यानी कर्ली हेयर प्रभावी कैरेक्टर होता है, सीधे बाल रेसेसिव या अप्रभावी कैरेक्टर में आते हैं। पॉलीडेक्टाइली या बहुअंगुलिता, कुछ उंगलियों का एक्स्ट्रा होना, ये भी एक प्रभावी या डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और नॉर्मल उंगलियां होना रेसेसिव कैरेक्टर। इसी तरह सिनडक्टाइली भी डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और नॉर्मल उंगलियां होना रेसेसिव कैरेक्टर। छोटी उंगलियां भी डोमिनेंट कैरेक्टर में आती हैं और सामान्य उंगलियां रेसेसिव कैरेक्टर में, अप्रभावी में। गंजापन या बाल्ड होना डोमिनेंट कैरेक्टर में आता है, सामान्य बाल होना रेसेसिव में। बोन्स में कार्टिलेज की वृद्धि होना, अस्थियों में उपास्थि की वृद्धि भी डोमिनेंट कैरेक्टर में आता है और सामान्य होना रेसेसिव में। त्वचा का गहरा रंग डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और सफ़ेद त्वचा अप्रभावी या रेसेसिव होती है। स्केली स्किन, शल्कीय त्वचा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और सामान्य त्वचा रेसेसिव होती है। बड़े नेत्र लार्ज आइज डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, छोटे नेत्र रेसेसिव कैरेक्टर। बड़ी पलकें डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, छोटी पलकें रेसेसिव। ग्लूकोमा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, सामान्य नेत्र रेसेसिव। उच्च रक्तचाप डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, सामान्य रक्तचाप रेसेसिव होता है। दांतों में इनेमल का अभाव डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और सामान्य इनेमल दांतों में रेसेसिव। ये पेडिग्री या वंशावली का चित्र होता है। इसमें ये फीमेल के लिए दर्शाया गया है, राउंड, और स्क्वायर चौकोर मेल के लिए। फिर इनकी ये प्रोजेनी है, ये दोनों फीमेल और ये मेल। रेड कलर अफेक्टेड मेल को डोमिनेट करता है, रेड स्क्वायर। रेड राउंड अफेक्टेड फीमेल को। स्क्वायर ब्लू अनअफेक्टेड मेल को डिनोट करता है, अनअफेक्टेड फीमेल को डिनोट करने वाला राउंड ब्लू होता है। यानी कोई भी कैरेक्टर अगर लिया जाए और उससे अफेक्ट है
ह्यूमन बीइंग में अफेक्टेड करता है, तो वो रेड कलर को डिनोट करके इस तरह से बताया जाता है। इसे वंशावली या पेडिग्री कहा जाता है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें ह्यूमंस में पाई जाती हैं। ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी एक ही जाइगोट से जब दो इंडिविजुअल उत्पन्न होते हैं जो देखने में बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, मोनोजाइगोटिक होते हैं, उनमें सारे कैरेक्टर सेम होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। दूसरा होता है डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक मतलब अलग अलग उससे बनना। और डाइजाइगोटिक ट्विंस के अंदर मेल फीमेल दोनों भी हो सकते हैं, दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल किसी तरह के भी हो सकते हैं, और इनके कैरेक्टर भी एग्जैक्टली एक से नहीं होते। सियामीज ट्विंस, इन ट्विंस में ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, देखने में भी एक से हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं, और अगर इनको ऑपरेट करके अलग नहीं किया जाए तो ये पूरी ज़िंदगी इस तरह से जुड़े हुए ही बिताते हैं। ये ह्यूमंस के क्रोमोसोम्स हैं, मेल के क्रोमोसोम, इनके सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, और इनकी नंबरिंग भी की जाती है। इनमें डिफरेंस सेंट्रोसोम की पोजीशन पे होता है। सेंट्रोसोम बिल्कुल मिडल में है, या टर्मिनल है, अंतस्थ है, या मिडल और अंतस्थ के बीच में है, इससे इनके कैरेक्टर दिख जाते हैं। अधिकतर ऑटोसोम नज़र आ रहे हैं और XY क्रोमोसोम मेल में होते हैं। इनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ग्रुप्स, और उसमें इन क्रोमोसोम को रखा जाता है और फिर स्टडी की जाती है। ये फीमेल के क्रोमोसोम्स हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से ऑटोसोम्स एंड 2 X क्रोमोसोम। इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो स्टडी करने के लिए एक इंटरेस्टिंग जैसे नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स एंड सिकल सेल्स, जिससे सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। नॉर्मल ब्लड सेल्स इस तरह की होती है राउंड, और इसमें ऑक्सीजन को लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, परंतु सिकल सेल एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की होती है, हंसिया के समान, और इस कारण इसकी कैपेसिटी इसके कंपैरिजन में, नॉर्मल रेड ब्लड सेल के कंपैरिजन में इसकी बहुत कम होती है। इस कारण से इसके कारण जो रिस्पॉन्सिबल डिजीज़ होती है सिकल सेल एनीमिया। इसमें इस तरह की नज़र आती हैं सिकल सेल एनीमिया में RBC। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में वैलेन, देन हिस्टिडीन, देन ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन और ग्लूटामिक एसिड बनता है, जो बाद में लाइसिन बनाता है। ग्लूटामिक एसिड से फिर लाइसिन। पर सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो सिकल सेल्स ये RBC बनती हैं इस तरह की दराती के समान, उसमें वैलिन, फिर हिस्टिडीन, देन ल्यूसिन,
थ्रेओनिन, प्रोलिन, देन ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बनता है और उस कारण से ये सारा इसका सिस्टम चेंज होकर और ये इस तरह की शेप की हो जाती हैं और सिकल सेल एनीमिया को के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म होते हैं, जिसके कारण कुछ ऐसे मेटाबॉलिज्म में एरर आ जाते हैं जिससे कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। RH फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टडी करने के लिए। ABO ब्लड ग्रुप्स, सिंड्रोम्स जैसे डाउन्स, टर्नर्स, क्लाइनफेल्टर एंड डिप्लो मदर सिंड्रोम्स, ये इसमें स्टडी की जाते हैं। अब ह्यूमन जेनेटिक्स या यूजेनिक्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। नेगेटिव में जो डिफेक्टेड जीन्स हैं उनको स्टॉप किया जाता है, उनको रोका जाता है। जिन मैरिजेस को रोकने के लिए कहा जाता है जिनमें कि डिफेक्टिव जीन है, जो डिफेक्टेड पर्सन्स हैं उनको अलग पृथक करने का भी इसमें निर्णय लिया जाता है। एक ही वंश में विवाह, इस पर रोक लगाई जाती है क्योंकि उससे एक ही डिजीज़ बार बार रिपीट होती है। पॉजिटिव उसके अंदर जो सेलेक्टेड गैमीट्स हैं उनसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और आनुवंशिक काउंसलिंग की जाती है मैरिज से पहले। जैसे RH नेगेटिव मदर है तो उसका किस तरह का प्रोजेनी होगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये यूजेनिक्स में आती है। क्रोमोसोम्स हैं, जब यूजेनिक्स में स्टडी की जाती है तो इनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप में 1 से 3 गुणसूत्र युग्म तक, सेकंड ग्रुप में 4th एंड 5th गुणसूत्र युग्म, थर्ड ग्रुप के अंदर 6 से 6 से 12वां गुणसूत्र युग्म तथा X गुणसूत्र, फोर्थ ग्रुप में 13 से 15 गुणसूत्र युग्म, 6th ग्रुप के अंदर 19वां 20वां गुणसूत्र युग्म और 7th के अंदर 21वां व 22वां गुणसूत्र युग्म व Y गुणसूत्र आते हैं। तो इस तरह इनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं और ह्यूमन जेनेटिक्स में जिन पॉइंट्स पे स्टडी की जाती है वो पॉइंट्स होते हैं ह्यूमन क्रोमोसोम्स, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण, मानव गुणसूत्र, लिंग सहलग्नता सेक्स लिंकेज, यमज ट्विंस, मेंडल के कैरेक्टर्स, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय की अंतर्जात विकृतियाँ, सिकल सेल एनीमिया, सिंड्रोम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंड्रोम्स उनकी स्टडी की जाती है। एमनियोसेंटेसिस, RH फैक्टर, RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मदर में RH नेगेटिव है तो उसकी प्रोजेनी RH पॉजिटिव है तो किस तरह का ध्यान रखा जाना चाहिए, इसके बारे में इसकी स्टडी की जाती है। ABO ब्लड ग्रुप्स, ABO ब्लड ग्रुप्स की स्टडी की जाती है क्योंकि O ब्लड ग्रुप सिर्फ देने वाला होता है और ले नहीं सकता एंटीबॉडीज़ के कारण। तो किसकी उसमें एंटीबॉडीज़ कौन सी होती है और ब्लड के किस तरह से ब्लड को
डाला जाता है दूसरे ग्रुप के अंदर, तो ये सब स्टडी की जाती है। फिर वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री, किस तरह से वंशावली बनती है उसकी भी स्टडी की जाती है। ये वंशावली होती है। इस वंशावली में ये देख लिया जाता है कि कौन से डिफेक्टिव कैरेक्टर्स हैं जो प्रोजेनी को के अंदर डिजीज़ फैलाते हैं। उन डिफेक्टिव जीन्स को अलग करना या इस तरह के डिफेक्टिव जीन का रिपीटेशन ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसलिए पेडिग्री की स्टडी की जाती है, वंशावली की स्टडी की जाती है। कौन सा कैरेक्टर कितनी बार रिपीट होता है, कौन सी डिफेक्ट्स कितनी बार रिपीट होते हैं, इसकी स्टडी की जाती है। इसके अलावा एबनॉर्मल गुणसूत्र, जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं, एक गुणसूत्र का अधिक होना, यानी 13 गुणसूत्र आ जाते हैं कई बार। एकाधी सूत्रता 15 गुणसूत्र वाली, एकाधी सूत्रता 18 गुणसूत्र वाली, एकाधी सूत्रता 21 गुणसूत्र वाली, एकाधी सूत्रता 22 गुणसूत्र वाली, X0 से टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इन सब की स्टडी की जाती है। इनके कैरेक्टर्स देखे जाते हैं और ये आगे इसको जिन फैमिलीज़ में भी पाई जाती है उनको बताया जाता है कि ये कैरेक्टर्स रिपीट नहीं हो, उसके लिए काउंसलिंग होना ज़रूरी होता है, जिससे ये वाले कैरेक्टर्स रिपीट ना हो। एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है एल्बिनिज्म वाला। इसको सूर्यमुखी कहा जाता है। इसमें मेलेनिन वर्णक का अभाव होता है और जो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी स्टडी की जाती है। ऐसे रोगी जो होते हैं उनको सफ़ेद पीले रंग के उनके बाल होते हैं, आँखें भूरी होती हैं और इन्हें सूर्यमुखी कहा जाता है, एल्बिनिज्म। और ये अप्रभावी जीन स्मॉल सी द्वारा नियंत्रित होता है। इस अप्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण टायरोसिनेज नामक उत्पन्न नहीं हो सकता, जिससे टायरोसिन की मेलेनिन वर्णक में बदल जाने की प्रक्रिया रुक जाती है और इस कारण से मेलेनिन पिगमेंट का अभाव हो जाता है। तो इसको एल्बिनिज्म कहा जाता है। एल्बिनिज्म एक अप्रभावी गुण होता है, जनरली बहुत कम पाया जाता है, पर कई बार इंडियन में जहाँ की डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, इस अप्रभावी गुण के कारण कुछ बच्चे सूर्यमुखी देखे जाते हैं। जो कि बिल्कुल यहाँ के कॉम्प्लेक्शन या रंग से मिलते जुलते नहीं होते, पर ये सिर्फ इस रेसेसिव जीन के स्मॉल सी के कारण होता है और इसे सूर्यमुखिता या एल्बिनिज्म कहा जाता है। तो ये बहुत तरह के यूजेनिक्स में स्टडी की जाती है।
और इससे ह्यूमन को बेटर बनाना, उनकी प्रोजेनी को बेटर बनाना, ये सब देखा जाता है। इसे ही ह्यूमन जेनेटिक्स कहा जाता है, जिसे एक और नाम से यूजेनिक्स भी कहा जाता है। और इनकी बहुत सी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं बेटर प्रोजेनी की प्रोडक्शन के लिए।